ब्रिटिश भारतीय रेलवे, ये नाम सुनते ही अक्सर एक तस्वीर बनती है तरक्की की, आधुनिक भारत की नींव की। पर क्या ये भारत के लिए वाकई एक तोहफा था या फिर शोषण का एक हथियार? चलिए आज इसी जटिल सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, दशकों से बल्कि सदियों से एक कहानी सुनाई जाती रही है कि रेलवे तो आधुनिकीकरण और एकता का प्रतीक था। ब्रिटेन की तरफ से भारत को दिया गया एक बहुत ही उदार तोहफा। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी पूरी तरह सच है? आज हम इस चमकदार सतह के नीचे जो छिपा है वो ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा सच्ची कहानी को सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रेलवे सिस्टम को लेकर इन दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को समझते हैं। एक तरफ कहानी है एक तोहफे की और दूसरी तरफ कहानी है शोषण के एक बहुत बड़े हथियार की। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक ही टेक्नोलॉजी कैसे तरक्की और तबाही दोनों की वजह बन सकती है? इसका जवाब असल में उन लोगों के इरादों में छिपा है जो इसे कंट्रोल कर रहे थे। तो सबसे पहले इस तोहफे वाली कहानी की परतें हटाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेलवे बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने 1843 में ही बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि रेलवे का मकसद व्यापार, सरकार और मिलिट्री कंट्रोल को फायदा पहुंचाना है। इसमें आम जनता के फायदे का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 1853 में उन्होंने इन इरादों को एक पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया। सैनिकों को विद्रोह कुचलने के लिए भेजना हो, भारत के अंदर से कपास और कोयला निकालना हो, या फिर मैनचेस्टर में बने सामान के लिए बाजार बनाना हो, ये पूरा नेटवर्क शाही कंट्रोल और शोषण के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसे ऐसे समझिए, ये नेटवर्क भारतीयों को आपस में जोड़ने के लिए नहीं बना था। ये एक पहिए की तीलियों जैसा था जो अंदर के संसाधन वाले इलाकों से शुरू होकर बंदरगाहों पर खत्म होता था। इसका एक ही काम था, भारत की दौलत को खींचकर बाहर ले जाना। अब बात करते हैं पैसे की, उस फाइनेंशियल सिस्टम की जिसे रेलवे को फंड करने के लिए बनाया गया था। और यहीं पर शोषण की कहानी और भी साफ हो जाती है। इसे कहते थे गारंटीड रिटर्न सिस्टम। सुनने में कैसा भी लगे, पर यह एक वित्तीय जाल था। इसमें ब्रिटिश निवेशकों का कोई रिस्क था ही नहीं। सारा का सारा जोखिम भारतीय टैक्स पेयर्स का था और सारा मुनाफा वो था निजी ब्रिटिश कंपनियों का। और जरा इस रकम को देखिए, ये भारत से ब्रिटेन की तरफ दौलत का एक सीधा और बहुत बड़ा ट्रांसफर था। असल में ये भारतीय टैक्स के पैसे से लंदन में बैठे शेयर होल्डर्स को दी जाने वाली एक सब्सिडी थी। और इसका असर बहुत ही विनाशकारी। रेलवे की वजह से सस्ते ब्रिटिश सामानों से भारतीय बाजार भर गए। हमारे स्थानीय कारीगर, हमारे उद्योग सब बर्बाद हो गए। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 25% से गिरकर सिर्फ 2% रह गई। इसी को दादाभाई नौरोजी ने अपनी मशहूर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन लगातार एक सिस्टम के तहत भारत से दौलत निकाल रहा था और रेलवे इस लूट का एक बहुत बड़ा जरिया था। और यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ रेलवे सेक्टर तो खूब तरक्की कर रहा था, उसमें ग्रोथ थी, लेकिन दूसरी तरफ बाकी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ रही थी, सिकुड़ रही थी। ये शोषण का एक साफ संकेत था। चलिए अब जरा देखते हैं कि रेलवे का समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मशीन नहीं थी, ये समाज को भी अपने हिसाब से बदल रही थी। रेल की पटरियों ने समाज में बंटवारे को और भी गहरा कर दिया। अंग्रेज शासकों और आम भारतीयों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क था। ये कार्टून उसी मानसिकता को दिखाता है कि उन्हें लगता था कि ट्रेनें सिर्फ उनके लिए हैं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि 97% से भी ज्यादा यात्री भारतीय थे, जिन्हें अक्सर जानवरों की तरह ठूंस कर बेहद खराब हालात में तीसरे दर्जे के डिब्बों में सफर करना पड़ता था। इसकी पर्यावरणीय कीमत भी बहुत बड़ी थी। लकड़ी के स्लीपरों की लगातार बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक लाइन बिछाने के लिए हजारों पेड़ गिरा दिए जाते थे। लेकिन रेलवे की सबसे बड़ी और सबसे भयानक नाकामी अकाल के दौरान सामने आई। कहा तो यह गया था कि रेलवे से अकाल से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। लॉर्ड लिटन का यह बयान उस ठंडी क्रूर सोच को दिखाता है जिसकी वजह से लाखों जानें गईं। हुआ ये कि अकाल के दौरान भी रेलवे का इस्तेमाल भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अनाज को एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाने के लिए होता रहा। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक राजनीतिक फैसला था।
इसीलिए आज़ादी के बाद भारत ने सही नीतियों से ऐसे अकालों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो फिर इस पूरे कॉलोनियल प्रोजेक्ट की विरासत क्या है और ये आज भी भारत पर कैसे असर डाल रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास में लिए गए फैसले किसी जगह को एक ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जिसका असर सदियों तक रहता है। वो एक तरह से उस रास्ते पर लॉक हो जाते हैं। और डेटा हमें साफ तौर पर यही दिखाता है। जिन इलाकों को रेलवे नेटवर्क से शुरुआत में जोड़ा गया था, वो आज भी ज़्यादा समृद्ध हैं। वहाँ गरीबी कम है और स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात बेहतर हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि रेलवे की विरासत बहुत ही जटिल है, बहुत ही विरोधाभासी है। ये कुछ लोगों के लिए तरक्की की पटरियां जरूर थीं, लेकिन दूसरों के लिए ये हमेशा के लिए असमानता की लकीरें बन गईं। और ये हमें टेक्नोलॉजी, ताकत और इतिहास के पेचीदा रिश्ते की एक बहुत ताकतवर याद दिलाता है।